लेकिन रश्मि के मन की उलझन बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। बेबी को फीड करते हुए वह एक बार फिर से सीमा जी को देखकर बोली, आप कम से कम नानी माँ को तो बुला दीजिए। मामी जी, हमें बिल्कुल भी उनके बिना अच्छा नहीं लग रहा है। आखिर यह नई जिंदगी उनकी वजह से ही तो हमें मिली है। अगर वह वक्त पर हमारी सिचुएशन का अंदाजा नहीं लगाती तो न जाने क्या हो जाता। यह सुनकर सीमा जी एक पल के लिए प्रियंका को देखने लगी। तब प्रियंका जल्दी से बोली, अरे दीदी, हमने आपको बताया ना, वह आपके लिए कुछ सरप्राइज प्लान करने के लिए गए हैं, और अगर हम उनके सरप्राइज के बारे में आपको बता देंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। और वैसे भी रश्मि दीदी, उन्होंने हमें यह जिम्मेदारी दी है, प्लीज उसे पूरी होने दीजिए ना। वहीं रश्मि हल्का सा मुस्कुराती हुई बोली, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वह लोग क्या सोच रहे होंगे, लेकिन उन्हें हमारे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस उनका आशीर्वाद हमारे पास रहे, यही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह कहते हुए प्रियंका रश्मि के लिए कुछ खाने को लाई और बोली, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब लोग शाम तक आ जाएंगे। और अभी आप बहुत गहरी नींद में सोई हुई थीं। वंशिका ने जो दवाई दी थी वह भी आपको दे दी गई है। उसके बाद आप फिर गहरी नींद में सो जाएंगी, और जब आप सोकर उठेंगी तो पूरा परिवार आपकी आंखों के सामने होगा। कहीं न कहीं दोनों माँ बेटी ने सिचुएशन को संभालते हुए रश्मि को बिना कुछ पता लगे उसकी केयर करनी शुरू कर दी थी। वहीं दूसरी ओर अब देर न करते हुए मारिया, टाइगर और पूरी गैंग राजवीर जिंदल के ठिकाने पर पहुंच चुकी थी। वहां पहुंचकर धीरे धीरे सभी ने इस बात की तहकीकात कर ली थी कि अरमान अंदर ही मौजूद है, क्योंकि उन्हें अरमान एक ऐसी खास जगह से दिखाई दे गया था जहां से वह साफ नजर आ रहा था। अब अरमान को वहां देखकर कहीं न कहीं सबके दिमाग में एक ही बात आई, इसका मतलब साफ है, सब कुछ यही हो रहा है। हमें सबसे पहले अंदर की सिक्योरिटी चेक करनी होगी और यह देखना होगा कि आस्था सुरक्षित है या नहीं। उसके बाद ही हम अगला कदम उठाएंगे। तभी अविनाश बोला, मेरी गोरी को कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे कितना भी वक्त लग जाए, लेकिन वह सुरक्षित होनी चाहिए। लेकिन गोरी कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? सब लोग दूरबीन से अंदर का नजारा देख रहे थे, लेकिन उनका ध्यान अचानक अरमान पर गया, जो अपना सिर पकड़कर बैठा हुआ था। अरमान को इस हालत में देखकर सभी के माथे पर बल पड़ गए। कोई बोला, अरमान भाई, सबके सामने इस तरह सिर पकड़कर क्यों बैठे हैं? आखिर ऐसा क्या हो गया? वह तो इतनी उम्मीद और गुस्से के साथ निकले थे कि आज ही राजवीर को खत्म कर देंगे, लेकिन यहां आकर वह इस तरह क्यों बैठ गए? तभी अबीर सिंह राठौड़ मुंह पिचकाते हुए बोला, अरे मैं तो पहले से जानता था, अपने उस पागल गुरु के सामने वह सिर्फ उसका चेला ही रहेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इस चक्कर में वह यह भी भूल गया कि आस्था उनके कब्जे में है। लेकिन तभी अचानक आहान की सांस अटक गई और वह घबराते हुए बोला, आस्था भाभी, वह वहां दूसरे साइड पर है और उनके साथ सम्राट है। जैसे ही आहान ने यह कहा, सभी के माथे पर पसीना आ गया। सभी हैरान रह गए कि आस्था इस तरह सम्राट के साथ कैसे हो सकती है। लेकिन जैसे ही उन्होंने पूरा दृश्य देखा, तब तक सम्राट आस्था के हाथ खोल चुका था और अपने गुरु के आदेश के मुताबिक वह आस्था के करीब आने की कोशिश कर रहा था, मानो उससे प्यार जताने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन आस्था जैसे ही आजाद हुई, वह एक जंगली बिल्ली की तरह उस पर टूट पड़ी। उसने सम्राट को मारना शुरू कर दिया। जहां भी सम्राट उसे पकड़ने की कोशिश करता, आस्था उसे झटक देती और उस पर लगातार वार करती। अब तो आस्था का खून खौल उठा था। उसने सम्राट के मुंह पर कई जोरदार थप्पड़ जड़ दिए थे। उसकी नाक से खून भी निकलने लगा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सम्राट की हंसी बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। वह अपने होंठों और चेहरे पर लगे खून को पोंछते हुए बदतमीजी से बोला, कितना भी मार लो, लेकिन आज जो तुम्हें महसूस होने वाला है, उसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। कहीं न कहीं यह देखकर साफ लग रहा था कि सम्राट के दिमाग में कुछ बड़ा और खतरनाक चल रहा है। यह दृश्य देखकर सभी के होश उड़ गए। सम्राट का पागलपन देखकर अविनाश की आंखों में खून उतर आया और वह गुस्से से जलते हुए बोला, मैं सम्राट को अपने हाथों से जान से मार दूंगा। आखिर अरमान कर क्या रहा है? मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कि अरमान कुछ करेगा।
अब हमें ही अंदर जाना होगा। वहां मौजूद हर किसी का सब्र अब टूट चुका था। कोई भी खुद को रोक नहीं पा रहा था और फिर सभी एक साथ अंदर घुसने के लिए आगे बढ़ गए। लेकिन अचानक आखिरी में आहान रुक गया। आहान का दिमाग तेजी से चलने लगा था। वह सोचने लगा, अगर राजवीर और सम्राट को आस्था भाभी को अगवा ही करके रखना था तो वह उन्हें अपने डार्क मैंशन में भी रख सकते थे। फिर इस तरह किसी अलग जगह पर लाने की क्या जरूरत थी? और सबसे बड़ी बात, हमें उनकी लोकेशन इतनी आसानी से कैसे मिल गई? और साथ ही साथ अरमान भाई को भी तो उन्होंने खुद फोन करके यहां बुलाया है। आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा है? कहीं ना कहीं आहान को अब इस पूरे खेल में कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक छिपा हुआ लग रहा था। लेकिन तब तक बाकी सभी लोग आगे बढ़ चुके थे और आहान भी आखिरकार सावधानी के साथ उनके पीछे पीछे आगे बढ़ने लगा। अपनी बंदूक, गन और जो भी हथियार उनके पास थे वह सब लेकर वे लोग आगे बढ़ रहे थे। अब कोई भी बाहर नहीं रुका, सब सीधे अंदर चले गए थे। लेकिन वहीं राजवीर के माथे पर अचानक बल पड़ गए। वह हल्के गुस्से में बुदबुदाया, मैंने सिर्फ यहां अरमान सिंघानिया को बुलाया था। इन सब लोगों को अब भी यहां नहीं आना चाहिए था। अब भी मेरा इन लोगों के साथ निपटने का कोई इरादा नहीं था। फिलहाल जैसे ही वे लोग सीधे अरमान के करीब जाने लगे, अचानक सभी एक गैलरी जैसे कमरे को क्रॉस कर रहे थे। उस गैलरी को पार करके ही उन्हें अरमान के पास पहुंचना था। लेकिन अचानक देखते ही देखते उनके सामने एक बड़ी सी दीवार आकर खड़ी हो गई। अब अचानक दीवार के आ जाने से सबके होश उड़ गए। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या हो रहा है। तभी किसी ने घबराकर कहा, मुझे लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हमें यहां से तुरंत बाहर निकलना चाहिए। जैसे ही सब बाहर निकलने के दरवाजे की ओर भागे, तभी वहां भी एक दूसरी दीवार आकर खड़ी हो गई। अब तो सभी हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने लगे। अबीर झल्लाते हुए बोला, यह क्या हो रहा है? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? यहां इस तरह से ये दीवारें कहां से आ रही हैं? सभी लोग जोर जोर से अरमान को आवाज लगाने लगे, लेकिन उनकी आवाज उसी जगह गूंज कर रह गई। उनकी आवाज का एक भी शब्द अरमान के कानों तक नहीं पहुंच पाया। अरमान को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी वक्त उसके अपने, उसके भाई और दोस्त एक जगह फंस चुके हैं। फिलहाल सेफ्टी का ध्यान रखते हुए दादाजी और अभिमान जी को वे लोग अंदर लेकर नहीं आए थे। वह दोनों बाहर गाड़ी में ही उनका इंतजार कर रहे थे ताकि जरूरत पड़ने पर अपने बच्चों की रक्षा कर सकें। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि जैसे ही वे उस जगह पर पहुंचे, उनके फोन, नेटवर्क सब कुछ बंद हो चुका था। चारों तरफ जैमर लगे हुए थे। यह देखकर कोई चौंकते हुए बोला, लगता है यह सब पहले से ही प्लान था। हम जाल में फंस चुके हैं, हमें यहां से निकलना होगा, वरना पता नहीं वह हमारे साथ क्या करेगा। लेकिन वहीं अविनाश तो जैसे सब कुछ भूलकर सिर्फ सामने का दृश्य देख रहा था, जहां आस्था और सम्राट आमने सामने थे। जिस जगह वे कैद थे, वहां से आस्था, सम्राट और अरमान तीनों साफ दिखाई दे रहे थे। उनकी आवाजें भी उन्हें सुनाई दे रही थीं, लेकिन उनकी अपनी आवाज कोई नहीं सुन सकता था। अब अविनाश जोर जोर से चिल्लाने लगा, गोरी, गोरी, इधर देखो। गोरी, परेशान मत हो, उसे मार दो, सम्राट को मार दो। कहीं ना कहीं अविनाश पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। तभी आकाश ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, कोई फायदा नहीं है, हम यहां फंस चुके हैं। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, हमें दिमाग से काम लेना चाहिए था। अब सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन किसी को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उधर आस्था जितना सम्राट पर वार करती, सम्राट उतना ही अपना चेहरा उसके सामने कर देता, मानो उसे उकसा रहा हो। वहीं सजना मन ही मन सोच रही थी, कहीं ऐसा न हो कि आस्था के हाथों ही सम्राट मर जाए। यह बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन अगर यह बिना कुछ किए ही मर गया तो मेरा बदला कैसे पूरा होगा? वह यह सब बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी। तभी अचानक राजवीर ने सम्राट को इशारा किया। जैसे ही सम्राट ने वह इशारा देखा, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गए। उसने तुरंत अपनी जेब से रुमाल निकाला और अपने चेहरे पर लगे खून को साफ किया। फिर एक लिक्विड अपनी नाक में डाला, जिससे उसका खून बहना तुरंत रुक गया। अब वह पूरी तरह से संभल चुका था। अचानक उसने आस्था को जोर से पकड़कर घुमाया
और अपनी पीठ से लगाकर उसे कसकर जकड़ लिया। आस्था उसकी पकड़ से छूटने के लिए लगातार छटपटा रही थी, लेकिन सम्राट उसके कान के पास झुककर सरगोशी करते हुए बोला, बहुत खेल लिया तुमने मेरे साथ। जितना तुम्हें मुझसे बचना था तुम बच चुकी। तुमने मुझे जितना मारना था मार लिया, लेकिन अब नहीं। अब मेरी बारी है। अब मैं खेलूंगा तुम्हारे साथ। यह कहते हुए उसने आस्था के बालों में अपना चेहरा छुपा लिया और उसे छूने की कोशिश करने लगा। आस्था लगातार छटपटाती रही। वहीं सजना के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। वह तो कब से यही देखना चाहती थी कि आस्था की इज्जत पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाए। ठीक उसी वक्त राजवीर ने अरमान की ओर देखा और बोला, मैंने तुझे कहा था, पसंदीदा औरत को दुनिया से छुपाकर रखा जाता है, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी और अपनी पसंदीदा औरत को यूं ही छोड़ दिया। लेकिन अब देख, मैं तुझे दिखाता हूं कि अपनी पसंदीदा औरत को इस तरह से खुला छोड़ने के कितने खतरनाक अंजाम हो सकते हैं। ये सारी बातें आज मैं तुझे दिखाऊंगा। तू शायद मेरी बातों को हल्के में ले गया था सोनू। बचपन में मैंने तुझे शिक्षा दी थी, लेकिन तू उसे सही तरीके से याद नहीं रख पाया और इसीलिए तूने अपनी पसंदीदा औरत को इस तरह से खुला छोड़ दिया। और वह खुलकर किस तरह से तुझे धोखा दे रही है, यह तुझे आज पता चलेगा। कहीं न कहीं राजवीर ने यह बात अरमान की आंखों में झांकते हुए कही थी, और वहीं राजवीर के ये शब्द अरमान के दिल में हथौड़ों की तरह लग रहे थे। वह केवल लाल आंखों से लगातार राजवीर को घूर रहा था, मानो यह जानना चाहता हो कि आखिर उसका गुरु कहना क्या चाहता है। जिस तरीके से अरमान आस्था से प्यार कर रहा था, यह बात राजवीर को पहले ही समझ में आ चुकी थी। भले ही उसने उसकी यादें मिटाने का आदेश दिया हो, लेकिन आस्था से प्यार की वजह से वह उसके दिल से ज्यादा दूर नहीं जा पाया था। इसीलिए वह जब आस्था के करीब जाता था, उससे प्यार करता था। तब राजवीर को कोई खास हैरानी नहीं होती थी। उसे पता था कि अरमान खुद को उससे पूरी तरह दूर नहीं रख पाएगा, लेकिन मानसिक तौर पर वह उसे पूरी तरह से तोड़ सकता है। लेकिन फिलहाल वह अरमान की गहरी हालत को देखते हुए धीरे से बोला, आज देख, मैं तेरी पसंदीदा औरत का तुझे कौन सा रूप दिखाता हूं। राजवीर ने रहस्यमय अंदाज से कहा। आखिर क्या चल रहा है राजवीर के दिमाग में? जानने के लिए बने रहिए दोस्तों। सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर, तेरे इश्क में।